नाज़रीन ग्रामी, ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल नमूदार हो चुके हैं। इसराइल ने जवाबी वार करते हुए ईरान के बहरी जहाज को उड़ाकर रख दिया है और यूं खित्ते की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। इस हमले के हवाले से ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ भी इंतहाई अहम है, जिसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि इस हमले के नतीजे में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। सवाल ये है कि इसराइल और ईरान की कशीदगी आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आइए हालात हाज़िरा को जमीनी हक़ाइक़ की कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि अप्रैल 2021 के आखिरी अशरे और माह रमजान 2021 के इन मुकद्दस व बाबरकत शब रोज में चंद ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि मगरबी मीडिया के तवस्सुत से दुनिया के हालात से बाखबर रहने वाले इंसान शायद अब भी यकीन ना करें। हुआ कुछ यूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत पूरे नेटो ब्लॉक के लाडले इसराइल का सारा गरूर व तकब्बुर खाक में मिला दिया गया। तेल अवीव की मुतकब्बिराना नाक जिल्लत के साथ जमीन पर रगड़ दी गई है। खुद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब गजा के इलाके से 36 रॉकेट इसराइल के जनूब की जानिब फायर किए गए। इससे कबल मिसाइल सहराए नकब में इसराइली न्यूक्लियर तंसीबात डेमोना के नजदीक गिरा। इस हवाले से इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी कि यह मिसाइल शाम से फायर किया गया था। अलबत्ता कहा यह भी गया कि यह नादानिस्ता तौर पर उस मकाम पर गिरा, उसका हदफ कुछ और था। आपको बताते चलें कि इसराइल में जब भी इस नोयत के धमाका खेज वाकयात रूनुमा होते हैं तो फलस्तीन के गासिब इसराइली आबादी में खतरे की घंटियां बल्कि सायरन बजा दिए जाते हैं। इस मर्तबा भी यही हुआ, यानी इसराइली महफूज पनागाहों की तरफ दौड़ने लगे। मुख्तसर ये कि फलस्तीनियों के खून से अपने हाथों और जमीन को रंगने वाले शरपसंद इसराइली चैन की नींद न सो सके। दोस्तों, ताजा तरीन इतलात के मुताबिक गजा की पट्टी से कई मिसाइल इसराइल पर दागे गए हैं और खुद इसराइली मीडिया बतला रहा है कि 23 अप्रैल 2021 को रात गए जब इसराइल पर रॉकेट बरसना शुरू हुए तो पहली खबर इसराइली मीडिया ने यह दी कि गजा से 3 रॉकेट फायर हुए। इनमें से एक आयरन डूम मिसाइल सिस्टम ने रोक लिया। इसके चंद घंटों बाद इसराइली मीडिया ने खबर ब्रेक की कि इसराइल पर मजीद 10 रॉकेट फायर हुए। 24 अप्रैल 2021 को इसराइली मीडिया ने दिन के वक्त फौजी जराये से हासिल होने वाली खबर में बयान किया कि टोटल 36 रॉकेट फायर हुए थे। इसराइली फौज ने मीडिया को बताया कि इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डूम इन 36 में से महज 6 रॉकेट्स को रोक पाया। यही नहीं बल्कि इसराइल का आयरन डूम सिस्टम शाम की जानिब से आने वाले तनहा मिसाइल को रोकने में भी नाकाम रहा। इस वाक़े के बाद आलमी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने इसराइली सालमियत पर इंतहाई अहम सवालात उठाए, जिन्होंने इसराइली डिफेंस सिस्टम का पोल खोलकर रख दिया है। जबकि शाम की सरजमीन से होने वाले ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने घबराहट के आलम में यह ऐलान किया था कि इसराइल हमले का बदला जरूर लेगा। इस ज़िमन में अब ये खबर सामने आई है कि इसराइल ने ईरान पर कारी वार किया है और ईरान को जबरदस्त झटका देते हुए इसे खबरदार किया है कि इसराइल से पंगा लेना इसके लिए मोहलिक साबित हो सकता है। ताहम दिफाई माहिरीन के मुताबिक हालिया हमले की सूरत में ईरान ने जो जख्म इसराइल को दिए शायद इन्हें भरने में कई साल लग जाए, क्योंकि इस एक हमले ने इसराइल के दिफाई सिस्टम को नाकारा बना दिया है और दुनिया भर के ममालिक जान चुके हैं कि इसराइल जो एक अरसे से खोखली ताकत के नशे में चूर था, उसका गरूर खाक में मिल चुका है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इसराइल की जवाबी कार्रवाई की, तो इस हवाले से ये खबर सामने आई है कि इसराइल ने शाम के इलाकों में मौजूद ईरानी फिजाई और जंगी अड्डों पर बमबारी की है, जबकि इसराइल ने लबनान के पानियों में मौजूद ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बना डाला। नाज़रीन ग्रामी, खबर के मुताबिक ईरानी ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया है और मगरबी मीडिया इस खबर को इसराइल का बदला करार दे रहा है। इतलात के मुताबिक शाम के साहिल के करीब ईरान के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ। हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई, ताहम हंगामी तौर पर आग को बुझा दिया गया। इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। शाम की सरकारी खबर असां एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर में लबनान के पानियों की सिमत से ड्रोन हमला किया गया। इस हवाले से ईरान की जानिब से फिलहाल किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया और दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसराइल का यह हमला एक मामूली और रिवायती हमला था और इसराइली हुकाम इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है, क्योंकि ईरान ने डायरेक्टली इसराइली न्यूक्लियर तंसीबात को टारगेट कर रखा है। यानी ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी
اب اسرائیل کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے اور کسی وقت بھی ایران کی جانب سے بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے جو خطے سمیت دنیا بھر کو بڑی جنگ میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک طویل عرصے سے اسرائیل بہت سارے محاذوں پر کامیابی کے دعوے کر رہا تھا، لیکن محض پچھلے ایک مہینے کی ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو کئی محاذوں پر ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چین اور ایران کے مابین 25 سالہ تعاون کا معاہدہ نافذ العمل ہونے کا رسمی آغاز کیا جا چکا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایران اور چین دونوں کی مشترکہ کامیابی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایران کے شہرز میں ایٹمی تنصیبات میں ایک تخریبی کارروائی کی گئی اور اس پر امریکی اور اسرائیلی حکام نے میڈیا کے ذریعے داد وصول کی۔ دنیا پر یوں ظاہر کیا گیا کہ یہ اسرائیل کی کامیاب کارروائی تھی۔ یقیناً یہ نیوکلیئر ٹیررزم کے زمرے میں آنے والی تخریبی کارروائی تھی، لیکن اس معاملے میں بھی ایران کے سیکیورٹی نظام کو داد دی جانی چاہیے کہ انہوں نے متبادل انتظامات پہلے سے کر رکھے تھے اور چند ہی دنوں میں انہی ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کی 60% افزودگی کے عمل کی خبروں نے اسرائیل اور امریکہ سمیت ان کے پورے بلاک کی ذلت آمیز شکست پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بحری جہازوں کے واقعات بھی ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے جو تاثر دنیا کے سامنے ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کی شہادت کے وقت سے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، اس سب کی ایک کرائے پر پچھلے ایک ماہ میں ایسا پانی پھرا ہے کہ پورے امریکی اور مغربی فوجی بلاک کے لیے اس میں واضح پیغام ہے کہ ایران اور اس کے حامیوں کو چین اور سکون سے رہنے دو، ورنہ تمہارے چین اور سکون کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ جبکہ یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جو بائیڈن کی صدارت میں بھی امریکی حکومت نے اپنی اسلام دشمن اور ایشیا دشمن پالیسی تبدیل نہیں کی، تاحال وہ فلسطین کے غاصب اسرائیل کی سرپرستی میں مصروف ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں فلسطینیوں پر انتہا پسند نسل پرست یہودی حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی پولیس ان نہتے فلسطینیوں کے خلاف کاروائیاں کر کے حملہ آوروں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ان نسل پرست انتہا پسند یہودیوں نے عرب مرد آباد کے نعرے بھی لگائے، کیونکہ عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی اکثر ریاستیں اسرائیل کا ساتھ دیتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے ان مظلوم فلسطینیوں پر یہ مظالم رمضان کے آغاز سے ہی شروع ہو چکے تھے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے باب دمشق پر فلسطینی ہر سال ماہ رمضان میں سالانہ اجتماع کرتے ہیں۔ اس مرتبہ اسرائیلی پولیس نے انہیں ایسا کرنے سے روکا، جس پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک زاویے سے دیکھیں تو غزہ کی جانب سے برسائے گئے 36 راکٹ مقبوضہ بیت المقدس پر ہونے والے مظالم پر رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اور اسرائیلی حالیہ کشیدگی آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی۔ کیا پے در پہ وار کا سلسلہ جاری رہے گا اور کیا یہ کشیدگی بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔